नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अब 5वीं और 8वीं कक्षा पास करना जरूरी, फेल होने पर प्रमोशन नहीं। केंद्र का बड़ा फैसला, लेकिन 2 महीने के भीतर फिर से परीक्षा पास करने का मिलेगा मौका। 5 दिन की गिरावट के बाद बाजार में तेजी, सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद। बैंकिंग शेयरों में खरीदारी, सेंसेक्स 499, निफ्टी 166 अंक चढ़कर बंद। बजट के दिन शनिवार को भी खुला रहेगा मार्केट। सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक खुला रहेगा बाजार। एनएससी ने दी जानकारी, 1 फरवरी को बजट होना है पेश। संसद में धक्का मुक्की केस में बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुसीबतें। दिल्ली पुलिस ने लोकसभा स्पीकर से ली इजाजत, घायल सांसदों का बयान दर्ज करेगी पुलिस। राहुल को भेजा जा सकता है नोटिस। दिल्ली में महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू, अरविंद केजरीवाल ने खुद बताई प्रक्रिया। इधर बीजेपी ने आप सरकार के खिलाफ जारी किया सियासी चार्जशीट। यूपी के पीलीभीत में बड़ा एनकाउंटर, पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 3 खालिस्तानी आतंकवादी ढेर। गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर किया था ग्रेनेड हमला। तो अब 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षा पास करना जरूरी होगा। सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द कर दिया है। मतलब बिना परीक्षा पास किए छात्र आगे की कक्षा में नहीं जा पाएंगे। हालांकि परीक्षा में फेल होने के बाद छात्रों के पास 2 महीने में परीक्षा पास करने का एक और मौका जरूर होगा। स्कूल से उन्हें निकाला नहीं जाएगा। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहन सिंह है, साथ ही जयपुरिया ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर हरीश संदूजा भी हमारे साथ है। पहले रोहन, ये बताइए कि इस बड़े फैसले का ग्राउंड क्या है? जी, दरअसल पिछले कई सालों से जो हम देख रहे थे, इसका जो नतीजा हो रहा था नो डिटेंशन पॉलिसी का, कि आपने बच्चों को ऑटोमेटिकली प्रमोट तो कर दिया अगली क्लास में, लेकिन जब वो अगली क्लास में जाते थे तो 9वीं के रिजल्ट कई बार ख़राब हो जाते थे, आगे की कक्षाओं के रिजल्ट ख़राब हो जाते थे। तो इस पर बहुत बहस चली और कुल मिला के जो स्टेट्स हैं, लगभग सभी स्टेट 16 राज्यों ने नो डिटेंशन पॉलिसी को रिजेक्ट किया, उनको हटा दिया। केंद्र सरकार ने अब ये कदम उठाया है क्योंकि जो अब ये जो थॉट प्रोसेस है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कि आप अल्टीमेटली भले ही आप छात्रों को निष्कासित ना कीजिए, आप उनको पढ़ाई से नहीं रोक सकते, लेकिन जो है ये भी ज़रूरी है कि वो एक मार्क्स लेके आएँ, जो ज़रूरी है ग्रेड्स लेके आएँ। तो अब छात्रों के लिए ये ज़रूरी होगा कि 5वीं और 8वीं में उन्हें ऑटोमेटिकली पास नहीं किया जाएगा, उन्हें ग्रेड लाना ही होगा। हाँ, मौका जरूर दिया जाएगा। 2 महीने के बाद एक परीक्षा होगी, अगर वो पास करते हैं तो फिर उन्हें प्रमोट किया जाएगा। अगर उसमें भी वो पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उसी कक्षा में रहना पड़ेगा। इसके बाद कुछ और क्लैरिफिकेशन भी दिया है सरकार ने, मसलन कि जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट हैं, दोनों की काउंसलिंग भी की जा सकती है अगर छात्र बार बार पास करने में सफल नहीं हो पाता है तो। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि एक स्पेशल कोचिंग की व्यवस्था भी की जा सकती है, लेकिन अगर अगली कक्षा में जाना है तो ग्रेड्स तो लाने ही होंगे। ये सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया है इस पॉलिसी के रोल बैक के साथ ही। संदूजा साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी गई, इसको इस तरीके से देखा जाए, या 5वीं 8वीं में सिर्फ डिटेन नहीं कर सकते ऐसा कह रही है सरकार? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मतलब फैसला किधर जा रहा है? देखिए, नो डिटेंशन पॉलिसी जो इन्होंने खत्म करी है उसमें ऑब्वियसली उन्होंने बेंचमार्क्स बनाए हैं कि ग्रेड 5 और ग्रेड 8, अगर आप देखें एनईपी का जो प्लान है वो 5+3+3+4 का है।
तो फाउंडेशन के बाद फिर 3 इयर्स के बाद ग्रेड 3 to 5, फिर 6, 7, 8। तो जब बच्चा ग्रेड 5 में, उसका एक बेंचमार्किंग टेस्ट होना चाहिए, और वो टेस्ट अगर बच्चा क्लियर कर जाता है तो इसका मतलब अब उसमें वो सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स है जिसकी रिक्वायरमेंट हम बताना चाहते हैं एनईपी के हिसाब से। अगर बच्चा उन स्किल सेट्स को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो उसको अगर आगे की क्लास में जाना है, तो ये फिजिबल नहीं होगा कि हर बच्चे को आगे की क्लास में ले जाया जाए जिसके पास वो स्किल सेट नहीं है। और अब तो हमारी एनईपी के हिसाब से ये बड़ा क्लियर है कि बच्चे के लर्निंग आउटकम्स को मैप कर दिया गया है और स्किल्स को भी मैप कर दिया गया है। तो इसीलिए अगर बच्चे में वो क्षमता नहीं है, तो सरकार ये कह रही है कि उसको डिटेन किया जाए और वो स्किल सेट्स उसको वापस दिए जा सके वहां पे 1 साल और पढ़ा करके। तो ये बताइए कि ये तो ठीक है, 5वीं 8वीं में आप टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सेम स्टैंडर्ड्स पे अगर बच्चा पहले से, जो हमारा सिस्टम रहा है कि एक मिनिमम स्किल गैदर करने के बाद ही वो प्रमोट होता रहा है, तो पूरी तरह से उसको भी लागू नहीं किया सरकार ने। तो हर एक सिक्के का दो पहलू होता है। इससे क्या होगा बच्चों का? हम क्या माने कि बच्चों का टेंशन बढ़ जाएगा 5वीं 8वीं में खास करके, और अगर 5वीं 8वीं में बढ़े तो ये और मतलब चिंता की बात होगी, क्योंकि थ्रू आउट परफॉर्मेंस देखना चाहिए। तो कैसे इसको लें, कैसे, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये तो बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही कि बच्चों का टेंशन बढ़ जाएगा। बच्चों का टेंशन नहीं बढ़ना चाहिए। बच्चे को पास या फेल ये ज्यादा पता नहीं होता जब तक हम उसको ये ना बताएं कि ये क्या मतलब है इसका और फेल होना कितना खतरनाक है। ये हमें नहीं बोलना चाहिए बच्चे। हमें सिर्फ बच्चे को ये बोलना चाहिए कि अगर अभी आप पास नहीं हो पाए, तो आप अगले कुछ और मेहनत करके वो स्किल्स प्राप्त करके आगे जा सकते हैं। देखिए, सक्सेस कैसे प्रेजेंट करी जाती है और फेलियर कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये एजुकेशनिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे बच्चे को समझाते हैं। जी जी। और दूसरी बात ये भी है कि हर एक क्लास में डिटेंशन उचित भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने पहले 8 तक बिल्कुल फ्री फॉर ऑल था कि आप ऑटोमेटिकली ही अगली क्लास में जाते चाहें। लेकिन अब हमने उसमें एक किस्म से दो जगह बैरियर लगाए हैं, एक सरकार की तरफ से कि 5th में और 8th में। और ये बैरियर लगाना उचित भी है, क्योंकि अगर बच्चे वो स्किल सेट नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो ये बेटर है कि इससे माँ बाप में भी जागरूकता आएगी और लोग थोड़ा सा सीरियसली उसको लेंगे भी एजुकेशन को। अदरवाइज ये था कि स्किल सेट्स नहीं भी है और माँ बाप को पता है कि डिटेंशन होगा ही नहीं, तो वो भी अपनी तरफ से थोड़ा सा बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। या स्कूल में टीचर्स भी लेजी हो जाते हैं कई बार कि भाई ये बच्चा तो पास हो ही जाएगा अगर स्किल सेट नहीं भी है तो इससे क्या है कि मेरे ख्याल से जागरूकता बढ़ेगी और हम बच्चों की तरफ और ज्यादा ध्यान देंगे और उस तरफ देंगे कि उनमें वो स्किल सेट्स आए और जागरूकता बढ़े। दैट्स व्हाट इट इज। चलिए ठीक है, बच्चों को तो कैसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन देश का एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है ये बड़ा विचाराधीन मामला है। नी जर्क फैसले हो रहे हैं, क्या ग्राउंड है? रोहन ने कहा 16 राज्यों ने मना कर दिया, क्या ये ग्राउंड है, या कुछ लोगों ने, एकेडमिशियंस ने सिफारिश की थी? बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आपका भी शुक्रिया रोहन। पढ़ते हैं आगे। संसद में धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नोटिस भेज सकती है। इससे पहले पुलिस बीजेपी के घायल सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से पूछताछ कर सकती है। पिछले गुरुवार को संसद की सीढ़ियों पर कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई थी। इसमें सारंगी और राजपूत घायल हो गए थे। उन्हें राम मनोहर अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा था। प्रताप सारंगी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मारा था। बाद में बीजेपी सांसद हेमांग जोशी ने संसद मार्ग थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच का काम क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। क्राइम ब्रांच ने घटना का सीसीटीवी फुटेज लेने की इजाज़त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से ले ली है। खबर है कि पुलिस पहले घायल सांसदों से पूछताछ करेगी, फिर घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट भी किया जा सकता है। जांच में सहयोग के लिए राहुल गांधी को जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा।
इधर राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के परभणी पहुंचे। परभणी में अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के बाद 10 से 16 दिसंबर के बीच हिंसक घटनाएं हुई थी। 2 अंबेडकरवादियों सोमनाथ सूर्यवंशी और विजय वाकोड़े की मौत भी हो गई थी। राहुल गांधी मृतकों के परिवार से मिले। 10 दिसंबर को परभणी रेलवे स्टेशन के बाहर अंबेडकर स्मारक में एक युवक ने तोड़फोड़ की थी। पुलिस के मुताबिक वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, लेकिन इस घटना के विरोध में 11 सितंबर को परभणी बंद बुलाया गया था। बंद के दौरान गिरफ्तार किए गए सोमनाथ सूर्यवंशी की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। पुलिस ने हार्ट अटैक को मौत की वजह बताया था, लेकिन इस मौत के विरोध में 16 सितंबर को फिर से बंद बुलाया गया। इसमें विजय वाकोड़े की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि ये हिरासत में मौत के मामले हैं, उनका मर्डर किया गया है और मुख्यमंत्री ने इस मामले में झूठ बोला है। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। मुझे बोलने दीजिए आप। हाँ जी ठीक है। इसको इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। इधर बीजेपी ने राहुल गांधी पर अंबेडकर के नाम पर ड्रामा करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस ने अंबेडकर और उनकी लीगेसी का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी ये ड्रामा बंद करो। कांग्रेस पार्टी स्टॉप ऑल दिस ड्रामा। और बीजेपी की ओर से हम डिमांड करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो बदसलूकी की, जो अपमान किया, उनके नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जो सब डॉक्यूमेंटेड है, पहले उसके लिए माफी मांगो। द कांग्रेस पार्टी मस्ट टेंडर एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने जीएसटी में सुधार को लेकर मोदी सरकार को चुनौती दी है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि पॉपकॉर्न के लिए 3 अलग अलग टैक्स स्लैब का फैसला बेतुका है। सोशल मीडिया पर मीम्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि टैक्स सिस्टम गुड और सिंपल होने की जगह जटिल होता जा रहा है। जीएसटी की चोरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड आम है और फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाया जा रहा है। सप्लाई चेन की ट्रैकिंग कमजोर है, रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें हैं और कंप्लायंस अभी भी कठिन है। जयराम रमेश ने पिछले साल के आंकड़ों के हवाले से कहा है कि साल भर में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी हुई है। तो क्या सरकार जीएसटी में बड़े बदलाव करने और जीएसटी 2.0 शुरू करने की हिम्मत दिखाएगी? जीएसटी को क्यों विलेन बताने की कोशिश की जाती है और कैसे जीएसटी को और बेहतर बनाया जा सकता है, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बाजार की बात करते हैं। 5 दिनों के बाद राहत की खबर आई, बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 499 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 166 पॉइंट की तेजी देखने के बाद बंद हुआ। आज के बाजार में बैंकिंग शेयरों में खरीदारी रही, ऑटो फार्मा शेयरों पर दबाव रहा। बाकी डिटेल बताएंगी कंचन नौटियाल। बताया आज कहां अच्छी रिकवरी रही, कहां मजबूती रही, कहां कमजोरी रही। तो 5 दिन की लूजिंग स्ट्रीक के बाद डेफिनेटली बाजार में वापस एक रिवाइवल आता हुआ तो दिखाई दिया है, लेकिन अब देख लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले निफ्टी की गेनर की बात करी जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील में 2.25%, आईटीसी 2%, हिंडाल्को में भी 2% करीबन और ट्रेंड भी करीब 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में सबसे पहले नाम आता है हीरो मोटोकॉर्प का, जहां पे करीबन 2% का डाउनसाइड देखा गया है। मारुति सुजुकी 1% की कमजोरी, एचसीएल टेक में 0.25% की कमजोरी और एचडीएफसी लाइफ भी करीबन 1% की गिरावट के साथ आज बंद हुआ है। मिड कैप
कैप का एक्शन अच्छा देखने को मिला है। मैनकाइंड फार्मा में करीबन 7% का अपसाइड देखा गया है, सुंदरम फाइनेंस में 6.25% का, टोरेंट पावर में 5% और फिनिक्स मिल में साथ ही साथ 4% का अपसाइड मोमेंटम रहा है। लूजिंग पॉकेट में नायका 5.5%, भारत डायनामिक्स 2.5%, एक्साइड इंडस्ट्रीज 2.5% और साथ ही साथ आयरेडा में भी करीबन 2.5% का डाउनसाइड मोमेंटम देखा गया है। तो एक काम की खबर, अपने फ़ोन में 2 सिम रखने वाले या फीचर फ़ोन इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों के लिए सिर्फ वॉइस पैक उपलब्ध कराना होगा, मतलब अब बिना डेटा वाला प्लान भी मिलेगा। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। खबर की पूरी जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। बताएं असीम। मनोज, भारत में करीब 30 करोड़ के आसपास 2G ग्राहक हैं और इसमें से ऐसे ग्राहक भी हैं जो कि 2 सिम का इस्तेमाल करते हैं और अपने मोबाइल पर डाटा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो टेलीकॉम कंपनियां इनको बंडल्ड प्लान देती थी जिसमें कि डाटा भी इंक्लूडेड रहता था और ये प्लान उनको काफी महंगा पड़ता था। तो टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने इसको लेकर के जुलाई में एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था और अब टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने इसको लेकर के टेलीकॉम कंपनियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को एक प्लान ऐसा उपलब्ध कराना पड़ेगा जिसमें कि सिर्फ वॉइस कॉल और एसएमएस का प्लान हो, उसमें डाटा ना हो। तो इससे जो वॉइस का प्लान होगा वो काफी सस्ता होगा। ये जो बंडल प्लान था डाटा टैरिफ के मुकाबले, तो जो ग्राहक हैं जो सिर्फ वॉइस का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए काफी राहत भरी खबर है। ट्राई ने दिशा निर्देश जारी कर दिए और अगले 30 दिन के अंदर टेलीकॉम कंपनियों को अपने नए प्लान जारी करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर। दिल्ली सरकार ने आज से 2 योजनाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। पहली महिला सम्मान योजना है, जिसके तहत 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने फिलहाल 1000 रुपये मिलेंगे और अगर आप सरकार फिर से सत्ता में आई तो रकम बढ़कर 2100 रुपये कर दी जाएगी। वहीं दूसरी संजीवनी योजना है, जिसके तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। दोनों योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का वोटर कार्ड होना जरूरी है। बता दें कि आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद घर घर जाकर योजनाओं की पूरी प्रक्रिया बताई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में योजनाओं को लेकर सियासी दंगल भी शुरू हो गई है। दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ बीजेपी ने चार्जशीट जारी की है। एक तरफ दिल्ली सरकार में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू किया, दूसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली 10 साल बेहाल को लेकर चार्जशीट जारी की है। आप पर भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। ये चार्जशीट, मैं यही कहूँगा, 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। और इसके अंदर जो दिखाया गया है बहुत विस्तार में बताता है कि टूटी सड़कें, प्रदूषण, भ्रष्टाचार के बनाए नए कीर्तिमान, बुजुर्गों महिलाओं का हुआ घोर अपमान, गुंडे दंगइयों देशद्रोहियों को दिया सम्मान। केजरीवाल फिर भी खुद को कह रहे महान। बीजेपी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, ये आधी कहते हैं ना, दिल्ली की आधी सरकार है। तो आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है, आधी सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर, काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। एक ही काम दिया था, वो भी नहीं किया। इनके पास ना सीएम का चेहरा है, इनके पास ना कोई टीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी को ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। ये ऑर्डर इससे पहले बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को मिल चुका है।
43 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने कुवैत का दौरा किया। इससे पहले 1981 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें अभी और भी है, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 युवाओं को रोजगार पत्र सौंपा। रोजगार मेला के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में युवाओं को नियुक्त किया जाता है। रोजगार मेले की शुरुआत 22 अक्टूबर 2022 को हुई थी। रोजगार मेले के जरिए अब तक कई लाख युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित भी किया और कहा कि भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा भरी हुई है, इसका उपयोग कैसे किया जाए, इस पर हमारी सरकार का फोकस है। और महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की और स्वच्छता आरती का शुभारंभ किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मेले की तैयारियों का ब्यौरा दिया। योगी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से टेंट निर्माण, सौंदर्यीकरण, बिजली आपूर्ति और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रयागराज मेले में पहली बार आपदा मित्रों की तैनाती भी होगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ आपदा मित्र भी इस पूरे मेले में श्रद्धालुजनों के सहयोग के लिए यहाँ पर अपनी सेवा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे हर संस्था का सहयोग लिया जा रहा है, हर संस्था को सहयोग के साथ जोड़ा जा रहा है। महाकुंभ 2025 के लिए अगर आप प्रयागराज जाना चाहते हैं तो अभी से बुकिंग कर लें, क्योंकि किराए बढ़ने लगे हैं। डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। बताइए रोहन, किराए तो काफ़ी बढ़ गए हैं, क्या ऑप्शन है? प्रयागराज के लिए जो हवाई किराए हैं वो आम दिनों के मुकाबले 30 से 70% तक अभी से ही बढ़ गए हैं। अगर हम दिल्ली से प्रयागराज जाने की बात करें तो अभी 11 और 12 तारीख का जो वन वे का किराया है वो लगभग 7,000 का है। अगर आप मुंबई से जाते हैं तो थोड़ा और महंगा है, 12,000 के लगभग आपको किराया देना पड़ेगा, जबकि आम दिनों में यही 7 से 8,000 के लगभग होता है। और ये किराए लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो बुकिंग अभी से कराएं। होटल्स के लिए कई सारी व्यवस्था की गई है, सरकार की तरफ से भी, प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से भी, तो इसलिए आपके पास विकल्प कई सारे हैं। 2 तरह के मुख्य विकल्प हैं। एक है टेंट सिटी, यहाँ पे आपको अच्छे लग्जरी टेंट्स मिलेंगे जहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ का एडवांटेज ये है कि आप बिल्कुल कुंभ स्थल के पास रहेंगे, संगम के पास रहेंगे, सारे रिचुअल्स आपके सामने होंगे। और यहाँ आपके सामने जो विकल्प हैं कई तरह के हैं। डॉर्मेट्री में अगर आप रहना चाहते हैं तो आप 1,500 से 3,000 तक का आपको एक डॉर्मेट्री मिल सकती है। अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन है। वहीं जो मिडिल लेवल के हैं, डिलक्स टेंट्स हैं, वहाँ आपको 10 से 15,000 रुपये प्रति रात खर्च करने पड़ सकते हैं। और वहीं अगर आप लग्जरी पसंद करते हैं तो 25 से 35,000 प्रति रात का किराया है। यहाँ आपको सब तमाम जो 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं वो सब कुछ यहाँ मिलेगी। लेकिन अगर आप मुख्य शहर में रहते हैं तो आपके पास विकल्प कई सारे हैं। 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार जैसे कई सारे विकल्प हैं। और यहाँ आमतौर पे आपको 3,000 से शुरू हो रहा है किराया और ये आपको 35-37,000 तक जा रहा है, 30-35,000 तक आपको जा रहा है। यहाँ आपके पास कई तरह के विकल्प हैं। एक और ऑप्शन है वो है होम स्टे का। कई सरकार काफ़ी प्रमोट कर रही है। जो लोकल्स हैं आप वहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टे के साथ ब्रेकफास्ट की व्यवस्था भी मिलेगी। वहीं आप कई सारे पैकेजेस भी ले सकते हैं। यूपी पर्यटन निगम के विला और डॉर्मेट्री ये सभी व्यवस्था आपको वहाँ पे मिल सकती है। IRCTC ने एक महाकुंभ पुण्य क्षेत्र यात्रा पैकेज लाया है। ये बहुत अट्रैक्टिव पैकेज है। यहाँ पे 7 रातें 8 दिन का ये पैकेज है। यहाँ पे 44,000 से ये शुरू हो रहा है। और सिर्फ आप प्रयागराज ही नहीं जाएंगे, वाराणसी और अयोध्या की ट्रिप को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसमें ट्रैवल के साथ साथ स्टे और फूड सब कुछ इसमें ऑल इंक्लूडेड है। वहीं अगर आप मेक माई ट्रिप से पैकेजेस बुक कराते हैं, शुरुआत हो रही है 22,000 रुपये से और ये पहुंच रही है 60,000 रुपये तक। आप अपनी पसंद के हिसाब से, डेज के हिसाब से ये पैकेजेस बुक करा सकते हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्रिसमस सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। दिल्ली में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। ये तस्वीरें आप वहीं से देख रहे हैं। पूरी दुनिया में क्रिसमस और नए साल का स्वागत करने के लिए शहरों को सजाया गया है। अमेरिका के सिएटल शहर को किस तरह सजाया गया है, इस बात का जायजा लिया IVLP यानी इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम में अमेरिका गए हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। पूरी दुनिया में अभी क्रिसमस की धूम है। इस वक्त हम सियाटल शहर के एक मुख्य मार्ग पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो एरिया है उनको लाइट से सजाया गया है। जगह जगह पर क्रिसमस ट्री है वो लगाए गए हैं और ये थैंक्स गिविंग वीक यानी कि नवंबर के एंड से इसको शुरू किया जाता है, जो कि दिसंबर के एंड तक लाइटिंग रहती है। आप अमेरिका के किसी मॉल में चले जाइए, मेन स्ट्रीट पर चले जाइए, तो यहाँ पर इस तरह की लाइटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। सुबह 7:30 तक ये लाइटिंग रहती है, शाम 7:30 बजे ये शुरू हो जाती है और यहाँ पर सभी शहरजन है वो लाइटिंग देखने के लिए आते हैं। सिएटल की जो आबादी है वो 8 लाख की है, लेकिन आप हर रोड पकड़ लीजिए, वहां पर आपको इसी तरह की रौनक देखने को मिलेगी। और ये दिसंबर के अंत तक यानी कि जब न्यू ईयर शुरू होगा तब तक ये लाइटिंग रहेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत से लेकर पूरी दुनिया में क्रिसमस की है वो काफी धूम है और लोग उत्साह से क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।